एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं उस रात बहुत परेशान थी, बेचैनी में यहाँ वहाँ टहल रही थी। अभी शादी को 1 महीना नहीं बीता था और पति से मेरा डिवोर्स हो चुका था। मुझे अपना पति तो बहुत पसंद था, पर जो कुछ हो गया था उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता था। ये बात तो बड़ी खुशी की थी कि मेरी डिवोर्स हो गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से बच गई थी। अगर मेरी डिवोर्स ना हुई होती तो मैं जेल के सलाखों के पीछे सड़ रही होती और मेरे पति के कजन ने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं अपनी जान बचाकर वहां से तो भाग आई। ये मेरी किस्मत थी। 1 महीने के बाद मेरा डिवोर्स भी हो गया था। डिवोर्स के 3 दिन के बाद मेरे पति की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब सारी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। आखिर डिवोर्स होने के बाद मेरे पति को गोली किसने मारी? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हर औरत को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। मेरी शादी बहुत ही अमीर फैमिली में हुई थी और मेरा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझे और मेरे पति को हनीमून पर अकेले शारजा भेज दिया था, जबकि मेरे पति अभी हनीमून के लिए जाना नहीं चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को जबरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरे सास ससुर और मेरे देवर अलग घर में रहा करते थे। मेरे ससुराल के परिवार में मेरे जेठ और मेरे देवर और मेरे पति का सब भाइयों का अपना अलग अलग घर था। मुझे और मेरे पति को शादी के दिन ही उन्होंने एक अलग घर दे दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, इसलिए उन्होंने शादी के टाइम ही मेरे पति को अलग कर दिया था। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर भी नहीं गई थी, ना ही हम इतने अमीर थे। वह तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि मेरा रिश्ता इस घर में तय हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे पति कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। उनको अपने कारोबार की फिक्र सताई जा रही थी, लेकिन अपने पापा के सामने वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का ही था। इसलिए वो मेरे साथ अब हनीमून के लिए शारजा होते हुए दुबई निकल आए थे। ये 1 महीना पलक झपकते ही बीत गए थे। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे की संगत में टाइम का पता ही नहीं चलता। मुझे एक बात जो बड़ी अजीब लग रही थी, मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ कुछ रूखा रूखा सा था और कुछ उखड़ा उखड़ा सा भी लग रहा था। मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है और उनका दिल और दिमाग हमेशा दफ्तर में ही रहता था। और ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, क्यों वहाँ मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर मेरे पति को किस बात की टेंशन थी? अक्सर उनका फोन आता तो वो कमरे से बाहर निकल जाते, मेरे सामने कभी बात नहीं करते थे। बस इसी तरह 1 महीना बीत गए और हम वापस भी आने लगे और हमारा सफर भी शुरू हो गया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन खत्म हो जाए, लेकिन वापसी की टिकट भी पहले से ही बुक हो चुकी थी। हम हवाई जहाज में बैठे तो मेरे पति ने थकन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। न जाने वह किन ख्यालों में गुम रहते थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और दिमाग उनके कारोबार में ही लगा रहता था। अभी भी उनके चेहरे पर बड़ी अजीब से असर दिखाई दे रहे थे। मैं चुप से कुछ देर बैठी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की गंदी नजर मेरे बदन पर जमी हुई है। मैं नई नवेली दुल्हन थी। हाथों में शादी का नया चूड़ा था, मांग में सिंदूर था, जेवरात भी पहन रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नजर दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी। जिसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी वो मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने अपने पति की तरह देखा, जो अभी भी आंखें बंद किए बैठे हुए थे। पहले मैंने सोचा कि अपने पति को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे पति क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मुझे अपनी पति के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। मुझे डर था कहीं वह इस आदमी से झगड़ा ना करने चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोचकर नजर चुरा ली। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लिया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान करे हवाई जहाज लैंड हो और मैं अपने पति के हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल जाऊं। पर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मैं एक शरीफ घर से संबंध रखती थी और किसी गैर आदमी का खुद पर यूं नजर जमाए रखना मुझे बहुत उलझन में डाल रहा था। अगली सुबह मेरी माँ का फोन आया। वह कहने लगी, वापस आ गई हो तुम? अपनी माँ से भी मिलने आ जाओ। तुम तो जैसे ससुराल जाकर हमें सबको भूल ही गई हो। मैं जो अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी, माँ की नाराजगी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने पति से कहा कि मुझे मेरी माँ के तरफ छोड़ आइए। वे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही वे जल्दी से उठकर खड़े हुए और कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं हैरान थी वह एकदम से कैसे मेरी बात मान गए।
खैर ये बात मेरे लिए खुशी की थी कि मैं झटपट तैयार हुई और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली, उनकी नज़र सड़क पर थी। मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। वह मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि अपने पति को बताऊं कि ना बताऊं, ऐसी कोई बात बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुप हो गई। मेरे पति ने मुझे माँ के घर छोड़ दिया था और रात को लेने के लिए आने को कहा था। मेरे पास सारा दिन था। मैं माँ के गले लग गई, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुंची तो एक बार फिर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वह आदमी मेरी माँ के घर के बाहर मौजूद था और मैं ये बात अच्छी तरह से जान गई थी। वह मेरा ही पीछा कर रहा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। पता नहीं वह क्या चाहता था, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। पहली बार मैंने उसे फ्लाइट में ही देखा था। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर नीचे चली आई। मेरा सारा ध्यान उसी आदमी की तरफ था। मैंने अपनी माँ से भी ढंग से कोई बात नहीं की। माँ कहने लगी, अमीरों के घरों में ब्याह कर क्या गई हो, तुम हमें मुंह तक नहीं लगा रही हो। फिर पापा कहने लगे, बच्ची थक गई होगी, इतने लंबे सफर से आ रही हो। सारा दिन ऐसे ही बीत गया था। रात को मेरा पति मुझे लेने आया। मैंने अपने घर वापस लौट आई। घर में दाखिल होते के टाइम मैंने पलट कर देखा तो वह आदमी अभी तक मेरे पीछे ही था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ये बात किसको बताऊं। पति को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही बिता कर देखती हूँ, क्या पता ये खुद ही चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन मेरी सास का फोन आया। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैंने ड्राइवर के साथ घर से निकली थी। वह आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। सास के घर जाकर भी मुझे सुकून नहीं आया था। मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी महसूस की तो पूछने लगे, कोई बात है क्या, लेकिन मैंने नामे सिर हिला दिया। फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। ससुर पूछने लगे, क्या तुम शारजा से दुबई भी गई थी, क्या क्या सामान लाई हो तुमने सामान खोल दिया है। मैंने बताया कि अभी मैंने सामान ही खोल रही थी, तभी मेरी माँ ने मुझे बुला लिया। अभी हमारा शारजा और दुबई का पैकिंग सामान खुला ही नहीं है, थोड़ा बहुत खोला है और अपनी माँ के घर चली गई थी और आज मैं यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे, कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई। ऐसा लगा जैसे वो मेरा चेहरा पढ़ रहे हों। मैंने अच्छा किया नजरें चुरा ली। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता। अपने घर चली आई। रात को बेचैनी से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदलती रही। फिर आधी रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा। वह आदमी अब भी बाहर ही खड़ा था। तब तो मेरी जान ही निकलने लगी थी। न जाने वह क्यों दिन रात पीछा कर रहा था। मैं सोच रही थी इस समस्या का हल क्या निकालूं। इतने में मेरा पति उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को सारी हकीकत बता दूं। मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैंने अपने पति को फ्लाइट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। तब वह एकदम ही गुस्सा हो गया और कहने लगा, मुझे तो यकीन है तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा। वह आदमी तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया है और दिन रात घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। पति की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। बजाय वो मेरी परेशानी समझता, वह तो मेरे ही ऊपर चढ़ बैठा। मैंने इसलिए सारी बात बता दी थी, क्या पता वो मेरी मदद करता। वो मुझे ही गलत ठहराने लगा था। मैंने इनकार में सर हिलाया और अपने पति से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा पति गुस्से से हंसा और कहने लगा, मैंने तो पापा को पहले ही कहा था, इतने गरीब घर की लड़की लाने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा पैसा क्या देख लेगी, पागल होने लगी। और देखो मेरी बात सच साबित हो गई। तुम्हें पैसा वाला पति मिला तो तुमने अपने पुराने आशिक को भी साथ लगा लिया। तुम कैरेक्टर लेस हो। पहले ही दिन तुम्हें जान गया था। अपने पति का ख्याल जानकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आया वो मेरे बारे में ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। क्या इसलिए वो मुझसे खींचे खींचे रहते थे? क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? मेरा पति मुझे बातें सुनाकर वापस जाकर सो गया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये क्या मुसीबत आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने पति का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। जब कुछ समझ न आया, मैंने अपने कन्हैया जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, सब कुछ ठीक कर दो। यहाँ तो बात मेरा घर उजड़ने पर आ गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वह आदमी कौन था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसकी वजह से
मेरी जिंदगी जरूर उजड़ सकती थी। मेरे माँ बाप ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से मेरा इतनी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि ये रिश्ता मेरे सास ससुर की मर्जी से हुआ है। मुझसे शादी के लिए मेरे पति नीतीश की मर्जी शामिल नहीं है। कम से कम नीतीश के व्यवहार से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वह इस शादी से खुश नहीं थे। सुबह दफ्तर के लिए निकल गए। मैं सारा दिन बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। शाम को वो वापस आए, तब भी वो मुझसे कोई बात नहीं किए। खुद ही मेरा सामान खोलकर न जाने क्या कुछ तलाश करने लगे। मैंने इस बारे में जानना चाहा तो मुझे बाहर धकेल दिया। वह कहने लगे, दूर हो जाओ। मेरा सारा सामान उन्होंने बिखेर कर रख दिया था। वैसे भी ये थोड़ा सा ही सामान था, इसलिए मुझे इनमें से किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने बस माँ के घर जाते हुए अपनी बहन का गिफ्ट निकाला था जो मैं उसके लिए दुबई से लेकर आई थी। बाकी किसी चीज को छुआ तक नहीं था। सारा सामान फैलाने के बाद मेरे पति गुस्से से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे कैरेक्टर पर शक हो गया हो। वह कोई ऐसी चीज तलाश करना चाहते थे जिसके जरिए वो मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सके। लेकिन मेरी ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। मेरा किसी से भी कोई संबंध नहीं था, ना ही मेरा कोई बीता हुआ कल था। फिर काफी देर के बाद मेरे पति वापस आए। उनका मिजाज अभी भी ठीक नहीं था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देख रही थी। मैंने उन्हें गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल होते हुए देखा था। जिस अंदाज में नीतीश ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चीज को शक और जांचती हुई नजरों से देख रहा था। शायद मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। कुछ देर तक तो मैंने अपने कमरे में भी इंतजार किया, लेकिन मेरे पति ऊपर ही नहीं आए। वे नीचे आंगन में ही बैठ गए थे। मैं परेशानी में खिड़की पर पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही आदमी घर में दाखिल हो रहा था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका हमारे घर में आने के पीछे क्या मकसद हो सकता था? लग तो ऐसा रहा था जैसे कोई नई मुसीबत खड़ी करने के लिए आया था। यही सोचकर मैंने जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और तेजी से आंगन में पहुंची। लेकिन जब तक वह मेरे पति से कोई बात कर चुका था, मेरा पति गुस्से से उसे देख रहा था। जैसे ही मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और उस आदमी की तरफ धकेल कर कहने लगा, ले जाओ इस कैरेक्टर लेस औरत को। इसी के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो ना? ये मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे ऐसे कैरेक्टर लेस पत्नी नहीं चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने कहा कि नीतीश, भगवान के लिए ऐसी बात ना करे। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन नीतीश को मुझ पर रहम नहीं आया था। वह कहने लगे, तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध तो जरूर है, जभी तो ये तुम्हारा नाम लेकर यहाँ तक आ गया है, वरना किसी दूसरे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती वह किसी लड़की के लिए उसके पति के सामने आवाज उठाए। जाओ, दफा हो जाओ उसके साथ। नीतीश ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। आधी रात को मुझे धक्के देकर निकाल भी दिया। उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, लेकिन वह तो जैसे बहरा हो गया था। मैं अब तक नहीं समझ पाई थी वह कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मेरे पति ने क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया और इस आदमी की हर बात पर भरोसा किया? इस आदमी ने पता नहीं मेरे पति से ऐसा क्या कहा था कि मेरे पति ने आधी रात को ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने मुझे आधी रात के अंधेरे में एक पागल खाने के सामने उतार दिया। मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे यहाँ क्यों लाया है। वह मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया। वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही थी और उस कमरे में ले जाकर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और फिर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने एक करंट वाली मशीन मेरे बदन के साथ जोड़ी और एक बलखा सा झटका मुझे दिया। मेरा सारा बदन कांप उठा था। एक हल्के से झटके ने मेरी जान निकाल कर रख दी थी। अब वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी हर बात का जवाब ना दिया तो तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। फिर उसने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, तुम बहुत ही ढीठ हो, लेकिन याद रखना हम तुमसे सच उगलवा कर ही रहेंगे। मैंने परेशानी से उससे कहा कि मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह कहने लगा, दुबई एयरपोर्ट पर तुम्हारे बैग में गलती से मेरा एक सामान आ गया था, मुझे वही चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने अपना सामान खोला ही नहीं था, बल्कि मेरा सामान तो मेरे पति ने गुस्से में बिखेर दिया था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसमें तुम्हारा कुछ सामान था या नहीं। ये सुनकर वह गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे पति को भी मेरे सामान नहीं मिला है,
मुझे लगता है तुमने ही उसे कहीं आगे पीछे किया है। जैसे तुम नजर आती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। उस आदमी की बात पर मैं हैरान रह गई। उसे कैसे मालूम था कि मेरे पति को मेरे सामान में क्या मिला है और क्या नहीं। और अब ये सवाल मैंने उससे किया। जो जवाब उसने मुझे दिया, ये सुनकर तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। वह कहने लगा कि मैं पहले तुम्हारे पति से अपना सामान मांगा था, लेकिन उसको सामान नहीं मिला। उसकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी। पहले उस आदमी का मेरा पीछा करना, मुझ पर नजर रखना, और अब ये कहना कि मेरे पति से उसकी बात हो चुकी है। मैंने कहा कि तुम मुझे ठीक तरह से बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहते हो और किस सामान की बात कर रहे हो, और मेरे सामान में तुम्हारी कोई चीज कैसे आएगी। फिर उसने मुझे बता दिया कि वह कौन है, वह अपने किस सामान की बात कर रहा था। सच इतना भयानक था जिसे सुनकर यकीन करना भी मुश्किल था। कितने ही पल मैं सोच के समुंदर में गोते पर गोते खाती रही। उस आदमी ने बताया कि वो मेरे पति का कजन है। वे और मेरा पति मिलकर दुबई से यहाँ हीरे की स्मगलिंग करते हैं। जब मेरा पति मुझे हनीमून पर ले गया था तो वो वहीं पर उसने कुछ कीमती हीरे भी स्मगलिंग किए थे। मेरे बैग में रख दिया था और उसे मेरे ही सामान में छुपा दिया था, ताकि अगर पकड़ी भी जाऊं तो मैं ही पकड़ी जाऊं। अब ये दोनों उसी हीरो की तलाश कर रहे थे। वे करोड़ों की हीरे थे, उसका मिलना बहुत जरूरी था। मेरा पति खुलकर सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा इसी तरह शादी करके पत्नी को बाहर ले जाया करता था ताकि उस पर कोई शक न कर सके। इसी तरह वह करोड़ों की हीरे की हेराफेरी और स्मगलिंग करता था। मैं अपने पति की पहली पत्नी नहीं थी, बल्कि वे 3 शादियां पहले भी कर चुका था। एक बार स्मगलिंग करवाने के बाद में उन्हें डिवोर्स भी दे चुका था। इसलिए अब उसने अपने कजन का सहारा भी लिया था। मेरे ससुर ने जानबूझकर मुझे अपनी बहू बनाया था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी। अगर पकड़ी भी जाती तो मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आता। असल में मेरे ससुर का यही कारोबार था। बेटा और बाप मिलकर स्मगलिंग का काम करते थे और मुझे शादी के नाम पर मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मुझे समझ आ गई थी। शादी के अगले ही दिन मेरे ससुर ने मोहब्बत से मेरे हाथ में हनीमून की टिकट क्यों पकड़ाई थी, और असल में तो मेरे जरिए स्मगलिंग करना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, मुझे हीरे के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने तो किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए वह जहाँ कहीं भी रखा गया था वहीं से मिलना चाहिए था। लेकिन ये आदमी कह रहा था कि अब यह हीरा मेरे सामान में मौजूद नहीं है। वह कहने लगा, तुम्हारे सामान में एक छोटा सा लाल रंग का डब्बा मिला था, उसी के अंदर तुम्हारे पति ने वह हीरा छुपाया था, लेकिन अब वह डब्बा तुम्हारे सामान में नहीं है। ये सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वह लाल रंग का डब्बा मैंने अपनी बहन के खातिर खरीदा था। उसके अंदर एक घड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे पति ने उस घड़ी के डब्बे के मखमल के नीचे हीरा छुपाया हुआ था। जब नीतीश को तलाश करने पर भी वह हीरा ना मिला तो उसने अपनी कजन से कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाए और मुझे सच बुलवाए। मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ बात भी करते तो मैं ही कैरेक्टर लेस साबित होती। अब मैं सारा खेल जान गई थी, लेकिन मैं अगर ये बात उस आदमी को बता देती तो मुझे यकीन था वो मुझे यही मारकर चला जाता। मैंने बिल्कुल अनजान होने का नाटक किया और यही कहा, मुझे नहीं मालूम कि वह हीरा कहाँ है। और फिर मैंने बड़ी चालाकी से ये कहकर उस आदमी से दिल में शक डाल दिया कि कहीं मेरे पति ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा सारा सामान मेरे पति ने ही खोला था। हो सकता है उसे हीरा मिल गया हो और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना चाहता हो। मेरी बात सुनकर वह आदमी शक में पड़ गया था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं जानती, और एक हद तक ये बात बिल्कुल सही भी थी। मैंने उसका शक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कहा था। मेरे पति और मेरे ससुर ने फोन पर बात कर रहे थे। वे दोनों किसी हीरे की बेचने की बात कर रहे थे। ये सुनकर उस आदमी ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, तुम सच कह रही हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझे जाने दो, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। अब तो तुम्हारा कजन भी मुझे नहीं अपनाएगा, वह मुझे डिवोर्स दे देगा। हम गरीब लोग हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उसने अपना सर पीटते हुए कहने लगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारा पति मुझे धोखा देगा, इस बात का अंदाजा मुझे पहले ही था। मैंने उस आदमी से कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तुम्हारे लिए ये ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। पुलिस तुम लोगों के पीछे लगेगी और फिर बहुत सी समस्याएं पैदा होगी। लेकिन अगर मैं वापस गई तो मेरे घर वाले भी चुप रहेंगे और ये बात बाहर भी नहीं जाएगी। तुम अपने तरीके से हीरे तलाश कर लेना। वैसे तो अब तक मेरा पति वह हीरे बेच चुका होगा। ये कहकर मैं एकदम चुप हो गई थी और ये सोच में पड़ गया था। और फिर कुछ सोचते हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी।
और मैंने वादा भी कर लिया था। मैं वापस अपने मायके पहुंच गई थी। मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने बहुत सोच समझ कर अपने माँ बाप को सारी बात बता दी, लेकिन ये बात नहीं बताई कि वह हीरे मैंने गलती से छोटी बहन को दे दिया है। मेरे माँ बाप कहने लगे, इतने खराब लोगों से रिश्ता तोड़ना ही अच्छा है। मेरे पापा ने खुद ही मेरे पति से बात करके डिवोर्स करवा दी थी। मेरा पति ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसके कजन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस बात को अब 4 दिन बीत गए थे और फिर मुझे पता चला किसी ने मेरे पति को गोली मारकर हत्या कर दी और मेरे ससुर को इसी सदमे में हार्ट अटैक हो गया था। मैं जानती थी ये काम जिसने भी किया होगा, लेकिन मेरा चुप रहना ही अच्छा था। फिर जब पुलिस ने जांच की और पता चल गया कि मेरे पति के कजन ने ही उसे मारा था, अब वह भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया था। सारे मुजरिम खुद बखुद अपने अंजाम को पहुंच गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था वे लोग इस तरह एक दूसरे को मार देंगे। मैंने अपनी बहन से पूछा, वह घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था? तब वह अलमारी से डब्बा निकाल कर ले आई। कहने लगी, दीदी मेरी दोस्त की शादी आने वाली है, ये घड़ी मैं वहां पहन कर जाऊंगी। मैंने जल्दी से उस घड़ी का मखमल हटाया तो मेरी आंखें चमक उठी थी। वहां हीरे चमक रहे थे। मैंने चुपके से उस हीरे को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उस हीरे का असल हकदार कौन था मैं नहीं जानती थी, लेकिन ये हीरा मेरे पास था। फिलहाल तो मुझे चुप ही रहना था। उन हीरों को बेचकर हमारी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन मैंने सुन रखा था इस तरह के हीरे खुलेआम नहीं बेचे जाते। आप लोग मुझे बताइए, मैंने ठीक किया या गलत? क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह भी तो सही नहीं था। फिर ये हीरा मैं किसे देती? शायद मैं ही उसकी असली हकदार थी, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे न जाने कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। मेरे असली मुजरिम फरार हो जाते। क्या आप लोगों को लगता है मेरा ये हीरा रखने का फैसला ठीक है या गलत? जवाब जरूर दीजिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।